तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 11 बीजगणित की प्रश्नावली 11.5 करेंगे। प्रश्न 1, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समीकरण चर संख्याओं के हैं। सकारण उत्तर दीजिए। समीकरणों में संबद्ध चर भी लिखिए। बच्चों, हम जानते हैं कि एक समीकरण में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष होता है और इन दोनों के बीच में समता का चिन्ह होता है। समता का चिन्ह मतलब बराबर का चिन्ह। भाग ए में हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में समता का चिन्ह है, अतः यह एक समीकरण होगी और इसमें संबद्ध चर x है। 17 बराबर x धन 7, तो यहाँ पर x संबद्ध चर होगा। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि सकारण उत्तर दीजिए, तो सकारण उत्तर के लिए हम यह जो सारणी बनाई हुई है इसके प्रथम स्तंभ में सकारण उत्तर हमने देना है। इसके लिए लिखा गया है कि बाएं और दाएं पक्ष में समता का चिन्ह, तो भाग ए के लिए समता का चिन्ह है, यहाँ पर हम है भरेंगे, समता का चिन्ह है। और दूसरे स्तंभ में अतः यह एक समीकरण यहाँ पर है आएगा, समीकरण है, और संबद्ध चर यहाँ पर x होगा। तो इस तरीके से ये भाग ए का उत्तर बाएं और दाएं पक्ष में समता का चिन्ह है, इस वजह से यह एक समीकरण है और इसमें एक संबद्ध चर x है। भाग बी में हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में समता का चिन्ह नहीं है, अतः यह एक समीकरण नहीं होगी। क्योंकि यह समीकरण नहीं है तो इस समीकरण में संबद्ध चर हम नहीं लिखेंगे। भाग सी 4/2 बराबर 2, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें कोई चर नहीं है, चर ना होने के कारण यह समीकरण नहीं होगी। भाग डी 7 गुणा 3 ऋण 19 बराबर 8। बच्चों, यहाँ पर भी कोई चर नहीं है और चर नहीं होने के कारण यह भी समीकरण नहीं होगी। भाग ई 5 गुणा 4 ऋण 8 बराबर 2x। बच्चों, यहाँ पर चर दिया हुआ है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में समता का चिन्ह भी है, अतः यह समीकरण होगी और इस समीकरण में संबद्ध चर x होगा। तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में समता का चिन्ह है, इसलिए यह x चर से संबद्ध एक समीकरण है। भाग एफ x ऋण 2 बराबर 0। तो बच्चों, यहाँ पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में समता का चिन्ह है, तो यह समीकरण होगी, इसलिए यह x चर से संबद्ध एक समीकरण है। भाग जी 2m छोटा 30। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में समता का चिन्ह नहीं है, इसलिए यह समीकरण नहीं है। भाग एच 2n धन 1 बराबर 11। हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में समता का चिन्ह है, इस वजह से यह एक समीकरण है और यह n चर से संबद्ध एक समीकरण है। भाग आई 7 बराबर कोष्टक 11 गुणा 5 कोष्टक बंद ऋण कोष्टक 12 गुणा 4 कोष्टक बंद। बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कोई चर नहीं है, इसलिए यह एक समीकरण नहीं है। भाग जे में हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में समता का चिन्ह है। 7 बराबर कोष्टक 11 गुणा 2 कोष्टक बंद धन p। तो यहाँ पर समता का चिन्ह बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में है, इस वजह से यह एक समीकरण है और यह p चर से संबद्ध एक समीकरण है। भाग के 20 बराबर 5/। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में समता का चिन्ह है और समता का चिन्ह होने के कारण यह एक समीकरण है और यह y चर से संबद्ध एक समीकरण है। भाग एल 3q/2 छोटा है 5 से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में समता का चिन्ह नहीं है। समता का चिन्ह नहीं होने के कारण यह
एक समीकरण नहीं होगी। भाग एम, जेड धन 12 बड़ा है 24 से। बच्चों हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में समता का चिन्ह नहीं है और समता का चिन्ह नहीं होने के कारण यह एक समीकरण नहीं है। भाग एन, 20 ऋण कोष्टक 10 - 5 कोष्टक बंद बराबर 3 × 5। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें कोई चर नहीं है और बच्चों चर नहीं होने के कारण यह एक समीकरण नहीं होगी। भाग ओ, 7 ऋण x बराबर 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में समता का चिन्ह है और समता का चिन्ह होने के कारण यह एक समीकरण होगी और यह x चर से संबद्ध एक समीकरण है। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। सारणी के तीसरे स्तंभ में प्रविष्टियों को पूरा कीजिए। बच्चों यहाँ पर प्रथम स्तंभ में समीकरण लिखे गए हैं, द्वितीय स्तंभ में चर का मान और तृतीय स्तंभ में समीकरण संतुष्ट हाँ या नहीं, यह हमने लिखना है। तो इसके लिए जो चर के मान हैं, जैसे कि भाग ए में y बराबर 10, इस y बराबर 10 को हम बाएं पक्ष में रख के देखेंगे। y बराबर 10, जैसे 10y 10 गुणा 10 होगा, यह 100 होता है और हम देख रहे हैं कि 100 बराबर नहीं होता 80 के, क्योंकि इस समीकरण में दायां पक्ष 80 दिया गया है। तो चर का मान y बराबर 10 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, तो तृतीय स्तंभ में उत्तर नहीं आएगा। तो बायां पक्ष क्योंकि 10y है, y की वैल्यू हम 10 रख लेते हैं, यह 100 होता है और 100 80 के बराबर नहीं है, तो y की वैल्यू, तो y बराबर 10 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करने के कारण तृतीय स्तंभ में नहीं आएगा। भाग बी के बाएं पक्ष 10y में हम y को 8 रखते हैं, तो यह 10 गुणा 8 हो जाता है और 10 गुणा 8 80 होता है। हम देख रहे हैं कि दाएं पक्ष में भी 80 है, तो 80 बराबर 80 होता है, तो y बराबर 8 यह चर का मान समीकरण को संतुष्ट करता है, तो यहाँ पर उत्तर हाँ होगा। भाग सी में y का मान दिया गया है, चर का मान दिया गया है 5, तो हम बाएं पक्ष में यह रखेंगे, तो 10 गुणा 5 बराबर 50 होता है और 50 80 के बराबर नहीं होता। दायां पक्ष यहाँ पर 80 दिया गया है, तो समीकरण संतुष्ट नहीं होती। भाग डी में समीकरण दी गई है 4l बराबर 20, तो इसका बायां पक्ष 4l है। अब यहाँ पर l का मान दिया गया है 20, तो इसको हम बाएं पक्ष में रख लेते हैं, तो बायां पक्ष 4l है, l को 20 रखेंगे, तो बायां पक्ष 4 गुणा 20 हो जाता है और 4 गुणा 20 बराबर 80 होता है। और हम जानते हैं कि 80 बराबर नहीं होता 20 के, यहाँ पर दायां पक्ष 20 दिया गया है, तो यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। l बराबर 20 चर का मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, तो तृतीय स्तंभ में इसका उत्तर नहीं लिखेंगे। भाग ई, 4l बराबर 20, इसका बायां पक्ष 4l है, तो चर का मान 80 रख के देखते हैं, यह आ जाता है 320। l बराबर 80 रखेंगे बाएं पक्ष में, तो यह 4 गुणा 80 होता है और यह 320 आ जाता है। बच्चों यह दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, दायां पक्ष 20 दिया गया है, 320 20 के बराबर नहीं होता, तो चर का मान 80 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, तो यहाँ पर उत्तर नहीं होगा। भाग एफ में चर का मान l बराबर 5 दिया गया है, बाएं पक्ष में यह रख लेते हैं, 4 गुणा 5 हो जाता है, बायां पक्ष 4l है, तो इसको 4 गुणा 5 को 20 लिखेंगे और 20 संतुष्ट करता है दाएं पक्ष को, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, 20 बराबर 20, तो समीकरण संतुष्ट हो जाती है l बराबर 5 रखने से, तो भाग एफ का उत्तर हाँ होगा। भाग जी में बायां पक्ष b धन 5 है और दायां पक्ष 9 है, समीकरण b धन 5 बराबर 9 है। b बराबर 5 इस चर के मान को हम बाएं पक्ष में रख के देखते हैं, तो b धन 5 का मतलब 5 धन 5 और यह 10 होता है, क्योंकि 10 बराबर नहीं होता 9 के,
बायां पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष के, तो चर का मान b बराबर 5 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। भाग h b धन 5 बराबर 9, बाएं पक्ष में b बराबर 9 रख लेते हैं तो 9 धन 5 बराबर 14 होता है। क्योंकि बच्चों 14 बराबर नहीं होता 9 के, बायां पक्ष 14 और दायां पक्ष 9, चर का मान b बराबर 9 रखने से, तो यह समीकरण b धन 5 बराबर 9 b बराबर 9 से संतुष्ट नहीं होती। भाग I में b धन 5 बराबर 9, इस समीकरण में b बराबर 4 रखने से बायां पक्ष 4 धन 5 बराबर 9, हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष के है, चर का मान b बराबर 4 रखने से, तो यह चर का मान b बराबर 4 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसका उत्तर हाँ होगा। भाग j में समीकरण दी गई है h ऋण 8 बराबर 5। बच्चों इसमें चर का मान h बराबर 13 बाएं पक्ष में रखने से 13 माइनस 8 और यह बच्चों 5 होता है, तो 5 बराबर 5, बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष, h बराबर 13, यह चर का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। इसके लिए उत्तर हाँ होगा। भाग के h ऋण 8 बराबर 5। बच्चों इस समीकरण के बाएं पक्ष में h बराबर 8 रखते हैं तो यह 8 ऋण 8 बराबर 0 आता है। हम देख रहे हैं कि 0 बराबर नहीं दायां पक्ष 5, तो h बराबर 8, यह चर का मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसके लिए उत्तर नहीं होगा। भाग L h ऋण 8 बराबर 5, यहाँ पर चर का मान h बराबर 0 बाएं पक्ष में रख लेते हैं, 0 ऋण 8, यह बच्चों ऋण 8 होता है, और बच्चों ऋण 8 बराबर नहीं होता 5 के, यहाँ पर दायां पक्ष 5 है, तो h बराबर 0 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। भाग M p धन 3 बराबर 1, इस समीकरण के बाएं पक्ष में बच्चों p बराबर 3 रख लेते हैं तो 3 धन 3 यह 6 होता है, और बच्चों यह 6 दाएं पक्ष 1 के बराबर नहीं है, 6 बराबर 1 नहीं होता, तो p बराबर 3 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करती, तो यह चर का मान 3 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। भाग n समीकरण दी हुई है p धन 3 बराबर 1, p बराबर 1 इस चर का मान बाएं पक्ष में रख लेते हैं, p धन 3 का मतलब p बराबर 1 रखने से 1 धन 3 हो जाता है, यह 4 होता है, और बच्चों 4 दाएं पक्ष 1 के बराबर नहीं है, तो p बराबर 1 यह चर का मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। भाग O p धन 3 बराबर 1, यहाँ पर चर का मान p बराबर 0 बाएं पक्ष में रखने से 0 धन 3 बराबर 3 आ जाता है, और बच्चों यह 3 बराबर नहीं होता दाएं पक्ष 1 के, तो p बराबर 0 यह चर का मान समीकरण p धन 3 बराबर 1 को संतुष्ट नहीं करता, इसके लिए उत्तर नहीं होगा। भाग P में समीकरण दी गई है p धन 3 बराबर 1, चर का मान p बराबर ऋण 1 दिया गया है, तो इस चर का मान बाएं पक्ष में रख लेते हैं, बाएं पक्ष p धन 3 है, तो ऋण 1 धन 3 यह हो जाता है 2, और बच्चों 2 बराबर नहीं होता दायां पक्ष 1 के, तो चर p का मान ऋण 1 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। भाग Q समीकरण दी गई है p धन 3 बराबर 1, चर का मान p बराबर ऋण 2 समीकरण के बाएं पक्ष में रखने से ऋण 2 धन 3 बराबर 1। बच्चों यह 1 समीकरण के दाएं पक्ष 1 के बराबर है, तो हम कहते हैं कि p बराबर ऋण 2 यह चर का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। प्रश्न 3, प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्टकों में दिए गए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। बच्चों इसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं। सारणी की प्रथम पंक्ति में m के मान रख लेते हैं जो कि कोष्टकों में दिए गए हैं। यह 10, 5, 12 और 15 है। सारणी के द्वितीय पंक्ति में बाएं पक्ष को रख लेते हैं जो कि 5m है।
अब बच्चों समीकरण यहाँ पर दी गई है 5m बराबर 60। m के मान दिए गए हैं 10, 5, 12 और 15। अब हमने बायां पक्ष हल कर लेना है। बायां पक्ष 5m है जिसको कि हम द्वितीय पंक्ति में लिखेंगे। तो बच्चों 5m में m बराबर 10 रखने से यह 5 गुणा 10 यह मान 50 आ जाता है, और m को 5 रखने से 5 गुणा 5 बराबर 25 होता है। m को 12 रख लेते हैं तो यह 5 गुणा 12 बराबर 60 आ जाता है, और m को 15 रखने से यह 5 गुणा 15 बराबर 75 आ जाता है। बच्चों अब हमने द्वितीय पंक्ति में देखना होगा कि 5m का मान बायां पक्ष, क्योंकि इस समीकरण में 60 दिया हुआ है, तो यह m के किस मान के लिए है। तो हम द्वितीय पंक्ति में देख रहे हैं कि 60 दाएं पक्ष का यह मान m बराबर 12 रखने से आता है। तो इसका मतलब यह हुआ चर का मान m बराबर 12 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो बच्चों इस समीकरण का हल m बराबर 12 होगा। इसी तरह से बच्चों हम भाग बी करेंगे। इसके लिए पहले हम सारणी बना लेते हैं। प्रथम पंक्ति में हम n लिखेंगे और द्वितीय पंक्ति में हम n धन 12 लिखेंगे, और n के मान 12, 8, 20 और 0 लिखेंगे। बच्चों n धन 12 बराबर 20। इस समीकरण में बाएं पक्ष n धन 12 है, तो हम बाएं पक्ष को हल करेंगे और बाएं पक्ष में n बराबर 12, n बराबर 8, n बराबर 20 और n बराबर 0 रखेंगे। तो n बराबर 12 रखने से n धन 12, 12 धन 12 24 हो जाता है। n बराबर 8 रखने से बाएं पक्ष n धन 12 यह 8 धन 12 बराबर 20 हो जाता है, और n बराबर 20 रखने से n धन 12, 20 धन 12 32 हो जाता है। n बराबर 0 रखने से n धन 12, 0 धन 12 यह 12 हो जाता है। क्योंकि बच्चों समीकरण n धन 12 बराबर 20 है, तो हम देख रहे हैं कि यह 20 जो दायां पक्ष है n का मान 8 रखने से n धन 12 20 हो जाता है। तो n का मान 8 रखने से समीकरण संतुष्ट हो जाती है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाता है। तो हम कहेंगे कि इस समीकरण का हल n बराबर 8 है। सो n बराबर 8 इस समीकरण का हल है। अब बच्चों भाग सी करते हैं। इसके लिए भी हमने एक टेबल बनानी होगी। भाग सी में समीकरण दी गई है p ऋण 5 बराबर 5। प्रथम पंक्ति में हम चर p लिख लेते हैं और द्वितीय पंक्ति में बायां पक्ष p ऋण 5 लिख लेते हैं। अब p के मान जो कोष्टक में दिए गए हैं भाग सी में, इनको हम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्तंभ में लिख लेते हैं। यह 0, 10, 5 ऋण 5 है। p ऋण 5 में 0 रखने से यह 0 ऋण 5 हो जाता है, इसको हम ऋण 5 लिखेंगे। p बराबर 10, p ऋण 5 में रखने से यह 10 ऋण 5 बराबर 5 हो जाता है। p बराबर 5, p ऋण 5 में रखने से 5 ऋण 5 बराबर 0 हो जाता है। p बराबर ऋण 5, p ऋण 5 में रखने से यह ऋण 5 बराबर ऋण 10 हो जाता है। क्योंकि बच्चों समीकरण दिया गया है p ऋण 5 बराबर 5। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण का दायां पक्ष 5 है, और यह दायां पक्ष 5 हमें मिलता है p बराबर 10 रखने से p ऋण 5 में। तो p बराबर 10 रखने से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि p बराबर 10 इस समीकरण का हल है। क्योंकि बच्चों जो दूसरी p के मान हैं 0, 5 और ऋण 5, यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करते, क्योंकि इन मानों के लिए दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष नहीं होता। केवल p बराबर 10 रखने से समीकरण संतुष्ट होती है। इसके लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो p बराबर 10 ही इस समीकरण का हल होगा। इसी तरह से भाग बी कर लेते हैं। पहले हम सारणी बना लेते हैं। भाग बी में समीकरण दी गई है q बटा 2 बराबर 7। सारणी के प्रथम पंक्ति में हम q के मानों को लिखेंगे जो कि कोष्टक में दिए गए हैं 7, 2, 10 और 14। द्वितीय पंक्ति में हम बायां पक्ष q बटा 2 लिखेंगे। अब बच्चों q बराबर 7
रखने से q बटा 2 यह 7 बटा 2 हो जाता है। q बराबर 2 रखने से q बटा 2 जो कि समीकरण का बायां पक्ष है, यह 2 बटा 2 बराबर 1 आ जाता है। q बराबर 10 रखने से q बटा 2 10 बटा 2 5 हो जाता है। q बराबर 14 रखने से q बटा 2 14 बटा 2 बराबर 7 हो जाता है। बच्चों समीकरण यहाँ पर q बटा 2 बराबर 7 है, इसका दायां पक्ष बराबर 7 है। तो हम देख रहे हैं कि q बराबर 14 एक ऐसा मान है समीकरण के बाएं पक्ष में रखने से यह 7 यानी कि दायां पक्ष आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि q बराबर 14 रखने से समीकरण संतुष्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि q बराबर 14 समीकरण का हल है। बच्चों इसी तरह से भाग ई कर लेते हैं। पहले हम सारणी बना लेते हैं। बच्चों यहाँ पर समीकरण दी गई है r ऋण 4 बराबर 0 है। प्रथम पंक्ति में हम r के मानों को रखेंगे, यह 4 ऋण 4 8 और 0 है। द्वितीय पंक्ति में हम बायां पक्ष r ऋण 4 लिखेंगे। अब बच्चों r ऋण 4 में r बराबर 4 रखने से यह 4 ऋण 4 बराबर 0 हो जाता है। r बराबर ऋण 4 को r माइनस 4 में रखने से यह ऋण 4 माइनस 4 बराबर ऋण 8 आ जाता है। r बराबर 8 को r ऋण 4 में रखने से 8 ऋण 4 बराबर 4 हो जाता है। r बराबर 0 को r ऋण 4 में रखने से 0 ऋण 4 बराबर ऋण 4 आ जाता है। बच्चों समीकरण r ऋण 4 बराबर 0 है और इसका दायां पक्ष 0 है। तो दाएं पक्ष को हम देखेंगे कि द्वितीय पंक्ति में यह 0 r की किस मान के लिए आता है। हम देख रहे हैं कि r बराबर 4 रखने से r ऋण 4 0 हो जाता है। तो r बराबर 4 समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः इस समीकरण का हल r बराबर 4 है। भाग f करते हैं। भाग f में समीकरण दिया गया है x धन 4 बराबर 2। एक सारणी बना लेते हैं। इस सारणी की प्रथम पंक्ति में हम x के कोष्टक में दिए गए मानों को रख लेते हैं जो कि ऋण 2 0 2 और 4 है। द्वितीय पंक्ति में हम बाएं पक्ष x धन 4 को लिख लेते हैं। x बराबर ऋण 2 x धन 4 में रखने से यह ऋण 2 धन 4 बराबर 2 आ जाता है। x बराबर 0 x धन 4 में रखने से यह 0 धन 4 4 आ जाता है। x बराबर 2 को x धन 4 में रखने से यह 2 धन 4 बराबर 6 आ जाता है। x बराबर 4 को x धन 4 में रखने से यह 4 धन 4 बराबर 8 आ जाता है। बच्चों यहाँ पर समीकरण दी गई है x धन 4 बराबर 2, इसमें दायां पक्ष बराबर 2 है और हम इस सारणी में देख रहे हैं x का मान ऋण 2 अगर हम रखते हैं बाएं पक्ष में तो यह 2 आ जाता है। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाता है अगर हम x को ऋण 2 रखें। कहने का मतलब यह है कि x बराबर ऋण 2 रखने से समीकरण x धन 4 बराबर 2 संतुष्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर ऋण 2 इस समीकरण का हल है। प्रश्न 4 भाग ए, नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण m धन 10 बराबर 16 का हल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर एक सारणी दी गई है और सारणी की प्रथम पंक्ति में m के मानों को दिया गया है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। द्वितीय पंक्ति में इस समीकरण का बायां पक्ष m धन 10 को लिखा गया है। बच्चों हमें इस सारणी को पूरा करना है। तो m बराबर 1 के लिए m धन 10 का मान 1 धन 10 होगा, तो इसको हम 11 लिखेंगे। m बराबर 2 रखते हैं m धन 10 में, तो यह 2 धन 10 बराबर 12 आ जाता है। इसी तरह से m बराबर 3, m धन 10 में रखने से 3 धन 10 बराबर 13 हो जाता है। m बराबर 4 को रखते हैं m धन 10 में, तो यह 4 धन 10 बराबर 14 हो जाता है। m बराबर 5 को रखने से यह 5 धन 10 बराबर 15 हो जाता है। m बराबर 6 रखने से m धन 10 यह हो जाता है 6 धन 10 बराबर 16। m बराबर 7 रखेंगे m धन 10 में,
तो यह 7 धन 10 बराबर 17 हो जाता है। m बराबर 8 रखेंगे m धन 10 में, तो यह 8 धन 10 बराबर 18 हो जाता है। इसी तरह से 9 रखने से 9 धन 10 बराबर 19 हो जाता है। m बराबर 10 रखने से यह 10 धन 10 बराबर 20 हो जाता है। इसी तरह से हम 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 और m बराबर 11 रखने से 11 धन 10 21 होता है। m बराबर 12 रखने से 12 धन 10 बराबर 22 होता है। m बराबर 13 रखने से 13 धन 10 बराबर 23 होता है। अब समीकरण m धन 10 बराबर 16 दी गई है। इसका दायां पक्ष 16 है। अब द्वितीय पंक्ति में हम देख रहे हैं कि यह 16 m धन 10 में m बराबर 6 रखने से आता है। इसका मतलब यह हुआ कि समीकरण में अगर हम m बराबर 6 रखते हैं तो समीकरण संतुष्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर 6 इस समीकरण का हल है। भाग बी, नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण 5t बराबर 35 का हल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसको भी हम भाग ए की तरह करेंगे। समीकरण 5t बराबर 35 है। इसका बायां पक्ष 5t है। अब t को हम 3 रखते हैं 5t में, तो यह 5 गुणा 3 बराबर 15 आ जाता है। इसी तरह से t बराबर 4 रखेंगे 5t में, तो यह 5 गुणा 4 बराबर 20 होता है। t बराबर 5t में रखने से यह 5 गुणा 5 बराबर 25 होता है। इसी तरह से 5t का मान t बराबर 6 रखने से 5 गुणा 6 बराबर 30 होता है। t बराबर 7 5t में रखने से यह 5 गुणा 7 बराबर 35 होता है। t बराबर 8 5t में रखने से यह 5 गुणा 8 बराबर 40 होता है। t बराबर 9 रखने से 5t में यह 5 गुणा 9 बराबर 45। t बराबर 10 रखने से 5t में यह 10 गुणा 5 बराबर 50 होता है। t बराबर 11 5t में रखने से यह 5 गुणा 11 बराबर 55 होता है। अब प्रथम पंक्ति में 11 के बाद यह 12, 13, 14, 15 और 16 होगा। द्वितीय पंक्ति को यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। t बराबर 12 5t में रखने से यह 5 गुणा 12 बराबर 60 होता है। t बराबर 13 5t में रखने से यह 5 गुणा 13 बराबर 65 होता है। t बराबर 14 5t में रखने से यह 5 गुणा 14 बराबर 70 होता है। t बराबर 15 5t में रखने से यह 5 गुणा 15 बराबर 75 होता है। t बराबर 16 5t में रखने से यह 16 गुणा 5 बराबर 80 होता है। अब समीकरण दिया गया है 5t बराबर 35। समीकरण का दायां पक्ष 35 है। यह दायां पक्ष हमें मिलता है t बराबर 7 रखने से। t बराबर 7 रखने से समीकरण संतुष्ट हो जाती है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि t बराबर 7 इस समीकरण का हल है। भाग सी, सारणी को पूरा कीजिए और समीकरण z/3 बराबर 4 का हल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस सारणी को पूरा कर लेते हैं। प्रथम पंक्ति में 16 के बाद यह 17 आएगा, 18, 19 और 20। द्वितीय पंक्ति को पूरा कर लेते हैं। z बराबर 8 के लिए z/3 का मान 8/3 होता है और इसको हम 2 से ही 2/3 लिख सकते हैं। इसी तरह से हमें z बराबर 11 z/3 में रखने से यह 11/3 मिल जाता है और इसको हम 3 सही 2/3 लिख सकते हैं। z बराबर 12 z/3 में रखने से यह 12/3 बराबर 4 आ जाता है। z बराबर 13 z/3 में रखने से यह 13/3 हो जाता है। इसको हम 4 सही 1/3 लिख सकते हैं। z बराबर 14 z/3 में रखने से यह 14/3 हो जाता है और इसको हम 4 सही 2/3 लिख सकते हैं। z बराबर 15 z/3 में रखने से यह 15/3 बराबर 5 हो जाता है। z बराबर 16 z/3 में रखने से यह 16/3 हो जाता है और इसको हम 5 सही 1/3 लिख सकते हैं। z बराबर 17 z/3 में रखने से 17/3 हो जाता है और इसको हम 5 सही 2/3 लिख सकते हैं। z बराबर 18 z/3 में रखने से यह 18/3 हो जाता है और 18/3 बराबर 6 होता है। z बराबर 19 z/3 में रखने से 19/3 हो जाता है और इसको हम 6 सही 1/3 लिख सकते हैं। z बराबर 20 को z/3 में रखने से
यह 20/3 हो जाता है। इसको हम 6 सही 2/3 लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर समीकरण दी गई है z/3 बराबर 4। इसका दाया पक्ष 4 है, तो यह z बराबर 12 रखने से आता है। तो हम कह सकते हैं कि z बराबर 12 रखने पर z/3 बराबर 4 यह समीकरण संतुष्ट होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि z बराबर 12 इस समीकरण का हल है। भाग डी, सारणी को पूरा कीजिए और समीकरण m-7 बराबर 3 का हल ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रथम पंक्ति में m बराबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पर रिक्त स्थान में 14 और 15 आएगा। द्वितीय पंक्ति में m-7 दिया हुआ है और यहाँ पर इस पंक्ति को पूरा करेंगे। m बराबर 5 रखने से m-7 5-7 हो जाता है, जिसको कि हम -2 लिखेंगे। m बराबर 6 m-7 में रखने से यह 6-7 बराबर 1 आ जाता है। m बराबर 7 को m-7 में रखने से यह 7-7 बराबर 0 आ जाता है। m बराबर 8 को m-7 में रखने से यह 8-7 बराबर 1 आ जाता है। m बराबर 9 को m-7 में रखने से यह 9-7 बराबर 2 आ जाता है। m बराबर 10 m-7 में रखने से यह 10-7 बराबर 3 आ जाता है। m बराबर 11 m-7 में रखने से यह 11-7 बराबर 4 आ जाता है। m बराबर 12 m-7 में रखने से 12-7 बराबर 5 आ जाता है। m बराबर 13 m-7 में रखने से 13-7 बराबर 6 आ जाता है। m बराबर 14 m-7 में रखने से यह 14-7 बराबर 7 आ जाता है। m बराबर 15 m-7 में रखने से यह 15-7 बराबर 8 आ जाता है। बच्चों यहाँ पर समीकरण दिया गया है m-7 बराबर 3, दाया पक्ष 3 है। दाया पक्ष हमें 3 मिलता है m बराबर 10 रखने से। तो m बराबर 10 रखने से यह समीकरण संतुष्ट हो जाती है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर 10 इस समीकरण का हल है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।